हेलो फ्रेंड्स, चलिए अभी हम लोग बेसिकली परम्यूटेशन का मतलब समझ सकते हैं। ठीक है, तो एक बार मार्कर पेन ले लेता हूँ। एक मार्कर पेन गायब है, चलिए दो से काम चल जाएगा। हेलो, तो हम लोग अभी परम्यूटेशन का मतलब समझने वाले हैं। अब हम इस पोजीशन में है कि हम लोग परम्यूटेशन स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, और परम्यूटेशन खत्म हो जाने के बाद में कॉम्बिनेशन। पहले ही मैं आप लोगों को बता दूं कि परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन पढ़ने से पहले कि ये चीजें पहले ही हमें पता है कि परम्यूटेशन क्या होता है और कॉम्बिनेशन क्या होता है। बस हमको ये नहीं पता कि अच्छा इसी को परम्यूटेशन कहा जाता है और इसी को कॉम्बिनेशन कहा जाता है मैथमेटिक्स में, क्योंकि जीवन जीते समय हम ये चीजें कई बार कर चुके हैं और रोज करते भी रहते हैं। जिसको कॉम्बिनेशन कहा गया है और जिसको परम्यूटेशन कहा गया है वो चीजें हम पहले से ही करते आ रहे हैं। तो ये कोई नई चीज नहीं है हमारे लिए। बस ये है कि हम जिस तरीके का परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन करते हैं वो बहुत स्मॉल स्केल पर होता है और बहुत आसान होता है। लेकिन उसी कॉन्सेप्ट को अगर आप जनरलाइज करेंगे और बड़े पैमाने पर यूज करना चाहेंगे तब आपको कोई फॉर्मूलाज की जरूरत है, इस बात को समझना पड़ेगा। ठीक है, तो अब मैंने जो कहा है इसको समझने के लिए हमें थोड़ा परम्यूटेशन के बारे में समझना पड़ेगा। तो कॉम्बिनेशन के बारे में तो बाद में बात करेंगे, अभी परम्यूटेशन के बारे में बात करते हैं। तो बेसिकली परम्यूटेशन होता क्या है बेटा, इसको अगर सिंपल तरीके से समझना है तो ये बस अरेंजमेंट है। कैसे, एग्जांपल से समझा जाए। देखो, हम लोग खरीदने के लिए जाते हैं मार्केट के अंदर। क्या, चलिए मान लेते शूज खरीदने के लिए चले गए। तो जब आप शूज की दुकान में जाते हो तो उन लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए क्या किया रहता है, शूज के आजकल मतलब ज्यादातर दुकानों में ऐसे होता है कि जो शूज के दुकान का एंट्रेंस है तो उसके साइड में ही उन्होंने कांच वाच लगा के रखे होते हैं और अंदर क्या होता है, रैक लगा के रखा होता है। तो रैक में मान लीजिए आप शूज लेने गए हो तो अगर उसके पास 50 अलग अलग तरीके के शूज है तो उसने उसमें से कुछ शूज या फिर सभी शूज अगर उसके पास जगह तो उसके अंदर रखे हुए रहते हैं। अब मैं यहाँ पर एक सिचुएशन क्रिएट करने जा रहा हूँ कि आप जिस दुकान के अंदर जूते खरीदने के लिए गए हो तो उसके पास 50 अलग अलग तरीके के जूते हैं, लेकिन उसका दुकान इस तरीके का है कि वो एंट्रेंस पर उसने जो रैक बनाया हुआ है, मान लेते हैं कि ये उसका रैक है। ठीक है, तो इस रैक में उसके पास बस 10 जगह है जहां पर वो जूते रखे जा सकते हैं। ठीक है, अब ये जगह मैं एक लाइन में ले लेता हूं। ठीक है, थोड़ी देर के लिए ऐसे मान लेते हैं कि उसके पास ये 10 जगह है। ठीक है, तो ये 10 जगह है उसके पास इस रैक के अंदर। अब उस आदमी को क्या करना है, उसको लोगों को इस 50 के 50 जूतों को दिखाना है, लेकिन उसके पास इन 50 जूतों को अरेंज करने के लिए जगह कितना है, बस 10 जूते रखने जितना जगह है। ठीक है, अब वो 50 के 50 तो नहीं रख सकता एक साथ, लेकिन वो अलग अलग अरेंजमेंट करके 50 के 50 जूतों को वो इस जगह पर रख सकता है। एक टाइम में कितने जूते रख सकता है, 10 जूते। लेकिन वो जो एक समय में 10 जूते रख रहा है तो वो जो 10 जूतों का अरेंजमेंट है तो वो इन 50 में से 10 जूते सेलेक्ट कर रहा है। समझ रहे हो बात को आप? तो उसको 50 में से 10 जूते लेके यहां पर रखने हैं, तो वो कितने अलग अलग तरीके से इसको रख सकता है। दिस इज व्हाट नथिंग बट द परम्यूटेशन। यही होता है परम्यूटेशन, जिसको अरेंजमेंट कहा जाता है। इससे भी और जो सबसे तगड़ा एग्जांपल होता है परम्यूटेशन का या फिर अरेंजमेंट का कहा जाए, वर्ड्स वाला। जैसे मान लीजिए अर्थ एक वर्ड है, EARTH। ठीक है, दिस इज वन वर्ड। अब इस वर्ड के अंदर कितने लेटर्स दिए हैं, 1 2 3 4 5। अब इन 5 लेटर से मैं आपको कोई काम देता हूं कि भैया आपके पास इस वर्ड के अंदर के 5 लेटर्स दिए हैं, तो आपको बस क्या करना है, इन 5 लेटर्स का जगह बदलना है और आप कितने नए वर्ड्स बना सकते हो इससे आपको बताना है। समझ रहे हो बात को? मतलब बात किस चीज के बारे में सोचना पड़ेगा, अरेंजमेंट ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड एट दिस 5 प्लेसेस। इस वर्ड के अंदर जो 5 डिफरेंट लेटर्स दिए हैं इनको 5 जगह पर आप कितने अलग अलग तरीके से रख सकते हो इसके बारे में सोचना है। तो अगर मान लीजिए ये 5, जैसे आप ये अर्थ एक वर्ड बना है, इन 5 लेटर्स को इस तरीके से रखकर, जैसे ई फर्स्ट पोजीशन पर रखा, ए सेकंड, आर थर्ड, टी फोर्थ एंड एच फिफ्थ। अब इसी से देखो जो वर्ड बनने जा रहा है उसको कुछ मीनिंग हो ना हो इससे हमें कोई मतलब नहीं, हम मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं।
हमें बस क्या करना है, 5 लेटर का यूज करके एक और वर्ड बनाना है। तो वर्ड नया कब बनेगा, जब एक भी लेटर का पोजीशन चेंज हो जाएगा। समझ रहे हो बात को? तो ऐसे कितने डिफरेंट अरेंजमेंट बना सकते हैं, इसको कहा जाता है परम्यूटेशन। सो बेसिकली परम्यूटेशन किसके साथ डील करता है, तो अरेंजमेंट के साथ में डील करता है। ठीक है, तो परम्यूटेशन इज नथिंग बट द अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स। आपको दिए गए ऑब्जेक्ट्स का अरेंजमेंट करना है, तो वो कितने अलग अलग तरीके से आप उसका अरेंजमेंट कर सकते हो, वो हमें फाइंड आउट करना होता है। तो परम्यूटेशन के अंदर इंपॉर्टेंट होता है पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, वो किस पोजीशन पर आ रहा है। ठीक है, कॉम्बिनेशन में ऐसे नहीं होता। मैं थोड़ा सा कॉम्बिनेशन के बारे में भी बात करता हूँ। कॉम्बिनेशन हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं। देखो कॉम्बिनेशन क्या होता है, सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। आपके पास 10 अलग अलग तरीके के शर्ट्स है, ठीक है, शर्ट और उसके ऊपर की पैंट, मतलब ड्रेस है जो आप बाहर जाते हो पहनते हो, शर्ट पैंट। अब आपके पास 10 डिफरेंट है, आप कहीं ट्रिप पे जा रहे हो और आपके पास जो बैग है उसके अंदर आप 5 ही कपड़े ले जा सकते हो, इतना ही आपके पास जगह है। तो आपको अब 10 में से 5 कपड़े चुनने हैं, तो आप कितने अलग अलग कॉम्बिनेशन में चुन सकते हो। सो दिस इज व्हाट कॉम्बिनेशन। तो जब आप 5 अलग अलग तरीके के कपड़े चुन रहे हो, तब उसके अंदर अरेंजमेंट का कोई सवाल नहीं कि आप मतलब कौन सा कपड़ा किसके बाद में रखेंगे या फिर ऐसा कुछ नहीं लेन देना। आपको बस सिलेक्शन करना है कि 10 में से आपको 5 लेने, आप कौन से ले लो, कैसे भी ले लो। लेकिन अरेंजमेंट में क्या होता है, जैसे ही पोजीशन बदल गए लेटर का, तो आपको एक नया अरेंजमेंट मिलने वाला है। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए कि आपके पास जो 10 कपड़े हैं, तो आपने उन 10 कपड़ों में से कोई भी 5 कपड़े चुन लिए। अब वो 5 कपड़े आप उस बैग के अंदर कौन सा नीचे रखते हो, कौन सा ऊपर रखते हो या फिर कहां पर रखते हो, इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम लोग वहां पर कॉम्बिनेशन देख रहे हैं। हमें वहां पर सिलेक्शन का इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लिए कि एक क्लास के अंदर 50 बच्चे पढ़ रहे हैं। अब उन 50 बच्चों में से हमें क्रिकेट का एक टीम बनाना है। तो क्रिकेट में तो 11 लड़के लेने पड़ते हैं, है ना, 11 प्लेयर्स होते हैं। अब 11 प्लेयर्स होते हैं और एडिशनल 2 पकड़ लो, 13 प्लेयर्स, 13 प्लेयर्स है। तो आपको 50 में से 13 प्लेयर्स चूज करने हैं। तो यहां पर सवाल उनके अरेंजमेंट का नहीं रहेगा, ठीक है। तो आपको 50 में से 13 बच्चे सेलेक्ट कर रहे हैं, तो आप कितने अलग अलग तरीके से कर सकते हो। पहले ये 13 लेंगे, फिर वो लेंगे, फिर वो लेंगे, फिर वो लेंगे, इस तरीके के कितने अलग कॉम्बिनेशन बना सकते हो। तो बेसिकली हम लोगों ने कॉम्बिनेशंस अपने डेली लाइफ में कई बार डील किया हुआ है कॉम्बिनेशन को, ठीक है। और कॉम्बिनेशन के अलावा तो हमारा मतलब हम बाहर निकलते ही नहीं है, यही तो हमारा दिमाग चलते रहता है ना कि इसके ऊपर क्या पहनूं, ये कॉम्बिनेशन कैसा रहेगा। तो बेसिकली हम मैथ्स में जो डील करते हैं कॉम्बिनेशन, सो दैट इज द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन। कितने अलग अलग तरीके से आप सेलेक्ट कर सकते हो चीज़ों को और कितने उसके ग्रुप्स बनेंगे। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया कि आप ट्रिप पे जा रहे हो, आपके पास 10 कपड़े हैं, 10 में से 5 सेलेक्ट करने हैं, तो 5 कितने अलग अलग कॉम्बिनेशन में कर सकते हो। समझ में आई बात? तो ये होता है कॉम्बिनेशन। तो इससे रिलेटेड चीजें हमें उसके अंदर सीखनी है। अब हम सीख रहे हैं परम्यूटेशन। परम्यूटेशन में क्या होता है, अरेंजमेंट्स ऑफ द ऑब्जेक्ट्स होता है। जैसे मान लीजिए कि फोटोग्राफ निकालनी है, 5 लड़के हैं। अच्छा चलो पहले यही एग्जांपल हम लोग देखते हैं, ठीक है। ज्यादा एग्जांपल देखने से अच्छा है कि एक ही एग्जांपल अच्छे से समझा जाए, ठीक है ना। तो परम्यूटेशन में क्या होता है, मेरे पास ये 5 लेटर्स है, तो इन 5 लेटर्स को अगर मैं अलग अलग जगह पर रखता हूं, तो ऐसे कितने अरेंजमेंट्स में बना सकता हूं। दिस इज नथिंग बट द परम्यूटेशन, ठीक है। अब मैं एक और यहां पर क्वेश्चन बनाता हूं। मेरे पास 5 लेटर्स है, ठीक है। हाँ, अब हम लोग फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन का यूज करके इसको कैसे लिखते थे बेटा। पहला वाला एग्जांपल कौन सा, कि आपके पास 5 लेटर्स है और आप इस 5 लेटर्स से 5 लेटर्स का अलग अलग जगह पर लिखकर आप कितने डिफरेंट 5 लेटर वर्ड्स बना सकते हो, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास कितनी जगह है, वी हैव 5 प्लेसेस टू अरेंज दीज 5 लेटर्स। इन 5 लेटर्स को रखने के लिए हमारे पास 5 जगह है, क्योंकि 5 के 5 लेटर्स का हमें यूज करना है। तो हम पहली जगह इन 5 में से किसी भी एक लेटर से भर सकते हैं। सो देयर आर 5 डिफरेंट वेज टू फिल दिस स्पेस। फिर अब रिपीटिशन अलाउड नहीं है, ठीक है। 2 चीजें होते हैं, एक तो रिपीट अरेंजमेंट के अंदर एक तो रिपीटिशन अलाउड हो सकता है या फिर नहीं हो सकता, ठीक है। तो अगर रिपीटिशन अलाउड नहीं है तो वो वाला केस हम लोग देख रहे हैं।
अगर रिपीटिशन अलाउड नहीं है तो 5 में से एक लेटर इस स्पेस में भरा जाएगा। तो आफ्टर फिलिंग दिस स्पेस, ये स्पेस 5 में से एक लेटर यहां पर आएगा, कोई भी आ सकता है। तो देयर आर 5 डिफरेंट वे। लेकिन एक बार एक लेटर आने के बाद में बचते कितने, 4। सो जो अगला स्पेस है वो भरा जाएगा 4 डिफरेंट वेज से। फिर एक लेटर यहां पर आ गया, अब बचे 3 लेटर। सो नेक्स्ट स्पेस विल बी फिल्ड बाय 3 डिफरेंट वेज। तो 3 लेटर्स में से एक लेटर यहां पर आ गया, तो नेक्स्ट स्पेस विल बी फिल्ड बाय 2 लेटर्स। तो एक यहां पर आ गया तो बचा एक। अब फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन कहता है कि इनका मल्टीप्लिकेशन करो। तो जितना जो भी नंबर आएगा मल्टीप्लिकेशन, 5 4 जा 20, 60, 120। सो आप लोग इन 5 लेटर्स का यूज करके आप 5 लेटर वाला जो वर्ड बनाएंगे 5 लेटर का यूज करके, तो वो 120 डिफरेंट वर्ड्स बन सकते हैं, इंक्लूडिंग अर्थ को पकड़ के 120 डिफरेंट वर्ड्स बन सकते हैं। तो ये जो 120 डिफरेंट वर्ड्स बने हैं, बेसिकली दीज आर द 120 डिफरेंट अरेंजमेंट्स ऑफ दीज 5 लेटर्स इन 5 डिफरेंट स्पेसेस। समझ रहे हो? अब इसको कैसे बोला जाता है, चलिए नोटेशन बाद में देखते हैं। अब इसी के अंदर एक और एग्जांपल क्रिएट करते हैं। कैसे? देखिए, मेरे पास 5 डिफरेंट लेटर्स हैं। अब इन 5 डिफरेंट लेटर्स में से मुझे सिर्फ 3 लेटर्स सेलेक्ट करने हैं। मैं सिर्फ 3 लेटर्स, अब मुझे टारगेट क्या दिया है, अब मुझे ये चीज करने के लिए बोली है कि आपके पास 5 लेटर्स है, ये 5 लेटर्स है, लेकिन इनमें से आप 3 लेटर्स ले सकते हो और 3 लेटर्स को लेके आपको वर्ड बनाने हैं, 3 लेटर वर्ड बनाने हैं। तो आप कितने डिफरेंट वर्ड्स बना सकते हो? आप देखो क्वेश्चन कैसा है। आपके पास टोटल 5 लेटर्स है, लेकिन लेने इसमें से 3 ही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये समझना इंपॉर्टेंट है तो 5 लेटर, लेकिन लेने की परमिशन 3 है। दैट मींस वी हैव ओनली 3 स्पेसेस टू फिल द लेटर्स। एक स्पेस में एक वर्ड, एक लेटर जाएगा। अब 5 लेटर्स में से यहां पर कोई भी एक लेटर आप चूज कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि आपको इनमें से कोई भी 3 लेटर्स को लेके वर्ड बनाना है, रिपीटिशन अलाउड नहीं है। अब आप देखेंगे तो इन 5 में से आपने कोई भी एक लेटर यहां पर लेना है। तो देयर आर 5 डिफरेंट वेज टू फिल दिस स्पेस अमंग्स दिस 5 लेटर। इन 5 लेटर में से कोई भी एक लेटर यहां पर भरने के 5 तरीके, क्योंकि आप यहां पर ई भी ले सकते हो, ए भी ले सकते हो, आर भी ले सकते हो, टी ले सकते हो, एच ले सकते हो। इनमें से कोई भी एक यहां पर ले सकते हो, ठीक है। अब इनमें से एक यहां पर आ गया तो बचे कितने, 4। तो इन 4 में से कोई भी एक यहां पर सेलेक्ट होगा। तो देयर आर 4 डिफरेंट वेज, ठीक है। अब इन 4 में से एक यहां पर चला गया तो बचे कितने, इसमें 3। सो ये जो जगह है ये 3 लेटर्स में से किसी भी एक लेटर से भरी जा सकती है, मतलब यहां भी 3 वेज है भरने की इसको। अब फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन यूज किया जाएगा, क्योंकि तीनों को एक साथ देखना है। तो वो क्या होगा, 5 4 जा 20, 20 into 3 60। सो देयर आर 60 डिफरेंट अरेंजमेंट। तो आप इन 5 लेटर्स में से कोई भी 3 लेटर्स चूज करके कितने 3 लेटर के वर्ड बना सकते हो, तो मैक्सिमम 60 बना सकते हो। कोई भी बना लो, जैसे EAR ईयर बनेगा, ART आर्ट बनेगा, ठीक है। ऐसे कुछ भी RTH बनाओ एक, तो ऐसे देखो रिपीटिशन अलाउड नहीं है, तो ऐसे आप 60 लेटर 60 वर्ड्स बना सकते हो। अब ये एग्जाम्पल भी डेली एग्जाम्पल के जैसे था। वैसे देखा जाए तो इसके अंदर भी तो अरेंजमेंट ही थी, लेकिन स्केल कितना बड़ा था। अगर दिमाग लगाते तो दिन चला जाता है, एक इससे 3 लेटर्स वर्ड्स कितने अलग अलग बनते हैं, क्योंकि रिपीटिशन तो नहीं चाहिए था, है ना। आंसर तो यही आता, लेकिन तो इसको मैन्युअली कैलकुलेट करना पड़ता। तो अभी परम्यूटेशन में क्या करने वाले हम लोग, फॉर्मूला डिराइव करने वाले कि जब भी अरेंजमेंट वाला सीन आता है, क्रिएट होता है, तो कैसे रिपीटिशन अलाउड नहीं होने पर कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, और अगर रिपीटिशन अलाउड है तो क्या हो सकता है। इन दोनों सिचुएशन को देखकर इससे फॉर्मूला डिराइव करेंगे। अब आते हैं हमारे डेफिनेशन के पास, परम्यूटेशन की डेफिनेशन के पास। अब ये जो मैंने किया ना अभी यहाँ पर कि मेरे पास 1 2 3 4 5 ये 5 लेटर्स थे, तो 5 लेटर्स से मैंने 5 लेटर वाले कितने वर्ड्स बना सकता हूँ। तो बेटा इसको लिखा जाता है 5P5 इस तरीके से। और इसका मतलब क्या होता है कि परम्यूटेशन ऑफ 5 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन 5 एट अ टाइम। यहां पर क्या होगा, आपने इन 5 लेटर्स में से 3 ही लेटर लेना पसंद किया, तो कितने मिले आपको डिफरेंट एलिमेंट, 60। तो इसको क्या बोला जाता है, परम्यूटेशन ऑफ 5 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, परम्यूटेशन
ऑफ 5 डिफरेंट ऑब्जेक्ट टेकन 3 एट ए टाइम, 5p3 लिखा जाता है। तो इन जनरल अगर आपके पास n ऑब्जेक्ट है तो जरूरी नहीं कि आप सबके सबका यूज करेंगे, जैसे यहां पर यूज किया था। आपको ऐसे बोला जा सकता है कि आपके पास जितने भी ऑब्जेक्ट्स है उसमें से आपको r ही ऑब्जेक्ट लेना है। सो अगर आपके पास n ऑब्जेक्ट है और आपको अलाउ है कि r ऑब्जेक्ट आपको लेने हैं, तो इसका मतलब क्या होता है, तो npr, देखिए परम्यूटेशन का डेफिनेशन क्या किया है हम लोगों ने, परम्यूटेशन को कैसे डिफाइन किया है। सो बेसिकली परम्यूटेशन क्या है, परम्यूटेशन ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, परम्यूटेशन ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन r एट अ टाइम, टेकन r एट अ टाइम, r क्या होगा, r लेस देन और इक्वल टू n होगा, एट अ टाइम इज द arrangement of r objects, is the arrangement of r objects taken from n objects। एट अ टाइम लिख सकते हैं यहाँ पर, एक समय पर r ऑब्जेक्ट का। अब इस डेफिनेशन को अच्छी तरीके से समझ लेते हैं तो बुकिश लैंग्वेज भी कवर हो जाएगा, ठीक है ना। मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर इंक भर देता हूँ ताकि थोड़ा डार्कनेस आ जाएगा, तब तक के लिए वीडियो को पॉज करता हूँ। चलिए बेटा, भर दिया इंक अभी। तो हम लोग देख रहे थे परम्यूटेशन का डेफिनेशन, ठीक है, तो इसको अच्छे से समझना है। क्या कहता है परम्यूटेशन का डेफिनेशन, परम्यूटेशन ऑफ n ऑब्जेक्ट्स, परम्यूटेशन ऑफ n ऑब्जेक्ट्स टेकन r, यहां पर लिखा हुआ है r इज लेस देन इक्वल टू n, इसका भी मतलब समझना है। परम्यूटेशन ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का परम्यूटेशन, इसका मतलब क्या होता है, टेकन r एट अ टाइम, ठीक है। तो ये सेंटेंस को साथ में पढ़ना है, परम्यूटेशन ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन r एट अ टाइम, इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब है कि आपको अरेंजमेंट करना है किसका, r ऑब्जेक्ट्स का एक साथ सोच के, मतलब r ऑब्जेक्ट्स, अरेंजमेंट्स ऑफ r ऑब्जेक्ट्स एट ए टाइम, कहां से लेना है उनको, n ऑब्जेक्ट से लेना है। जैसे कि अगर इस एग्जांपल को कंपेयर करें इस डेफिनेशन के साथ में, तो हमारे पास n ऑब्जेक्ट मतलब 5 लेटर्स थे। अब 5 लेटर्स में से इस वाले एग्जांपल में हमने 5 के 5 लिए। जब हमें 5 लेटर्स में से कितने लेटर्स का अरेंजमेंट करना था, तो 5 के 5 लेटर्स का अरेंजमेंट करना था, क्योंकि हमें 5 लेटर्स कितने डिफरेंट वर्ड्स बनते हैं देखना था। लेकिन इस वाले एग्जांपल में क्या किया हमने, 5 लेटर्स थे, उसमें से सिर्फ 3 ऑब्जेक्ट्स हम लोगों ने लिए एट अ टाइम। अगर मैं और एक एग्जांपल बनाता कि आपके पास 5 लेटर्स है और आपको 4 लेटर वाला वर्ड बनाना है, कितने वर्ड्स बनेंगे, तो आप 5p4 बोलेंगे। तो इसका मतलब क्या होगा, परम्यूटेशन ऑफ, ये p क्या रिप्रेजेंट करता है, p रिप्रेजेंट परम्यूटेशन, परम्यूटेशन ऑफ 5 ऑब्जेक्ट्स टेकन 4 एट अ टाइम। समझ रहे हो बात को, तो ये नोटेशन है इसका। अब आप यहां पर एक चीज देखेंगे कि r आपका हमेशा लेस देन और इक्वल टू n रहेगा, ये तो ऑब्वियस बात है। आपके पास जितनी भी ऑब्जेक्ट्स है उससे ज्यादा ऑब्जेक्ट्स का आप अरेंजमेंट कैसे करेंगे, मुझे बताइए। आपके पास 5 ही लेटर्स है और आप बोल सकते हो क्या कि इससे 6 लेटर वर्ड कितने बनेंगे, नहीं बोल सकते, क्योंकि आप कितने डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को ले सकते हो, 5 लेटर्स में से 5 ही लेटर्स आप ले सकते हो। छठवां लेटर्स कहां से लाएंगे आप, जब आपके पास है ही नहीं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास 10 स्टूडेंट है और उनकी फोटो निकालनी है एक लाइन में बिठा के, ठीक है, 10 स्टूडेंट की एक लाइन में फोटो निकालनी है। अब 10 स्टूडेंट में से आपको 10 के 10 लेने हैं, तो 10 स्टूडेंट, ये कम है, मान लीजिए 10 है, ठीक है, या फिर 1 2 3 4 5 6 7 स्टूडेंट है, ठीक है। अब 7 स्टूडेंट की आपको फोटोग्राफ लेनी है, अब 7 स्टूडेंट को एक लाइन में बिठाना है। अब आप यहां पर ऐसे कैसे बोल सकते हो कि 7 स्टूडेंट है लेकिन हमें 8 स्टूडेंट की फोटो चाहिए, अरे भैया 7 ही है। आप ये बोल सकते हो कि 7 में से 4 की ही फोटो आ सकती है एक फ्रेम के अंदर, तो 4 के ग्रुप बनाओ, ऐसे बोल सकते हो आप। लेकिन 7 का 8 कैसे बनाया गया, तो यहाँ पर ध्यान में रखना है कि आप जितने ऑब्जेक्ट्स का परम्यूटेशन ले रहे हो, परम्यूटेशन ऑफ 5 ऑब्जेक्ट, तो एट ए टाइम कितने ऑब्जेक्ट्स कंसीडर करने हैं, दे विल बी लेस देन और इक्वल टू n। आप 5 लेटर है तो 5 लेटर को एट ए टाइम 5 लेटर को एट ए टाइम 5 जगहों पर आप प्लेस कर सकते हो, या फिर उससे कम जगहों पर, लेकिन उससे ज्यादा पॉसिबल नहीं।
इसलिए जब भी परम्यूटेशन लिखा जाएगा दैट इज एनपीआर इन जनरल, जब इसको परम्यूटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ये जो डेफिनेशन लिखा है इसको डिनोट कैसे किया जाता है, एनपीआर से, ठीक है। तो मतलब होता है परम्यूटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स टेकन आर एट ए टाइम। इसको पढ़ेंगे कैसे, परम्यूटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स टेकन आर एट अ टाइम। एक बार कितने लिए है, आर ही लिए है। अब ये जो आर है, ये आर इससे छोटा होगा, दिस आर मस्ट बी लेस देन इक्वल टू n, क्योंकि आप इससे ज्यादा का अरेंजमेंट कैसे करेंगे, आपके पास जितने हैं उसमें से, हाँ आर इसके बराबर हो सकता है दैट इज npn हो सकता है, जैसे यहाँ पर 5p5 हुआ, लेकिन 5p6 ये वाला भी ज्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये ज्यादा हो रहा है तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि आपके पास 5 लेटर से, लेकिन आप 5 लेटर से 6 लेटर वाला वर्ड बना रहे हो, ये पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो परम्यूटेशन के अंदर ये डेफिनेशन है परम्यूटेशन का, समझ में आएगा। तो नोटेशन क्या कहता है आपका, एनपीआर का मतलब क्या होता है, परम्यूटेशन ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन आर एट ए टाइम। ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का अरेंजमेंट हो रहा है, लेकिन एक बार में सिर्फ आप आर ही ऑब्जेक्ट्स ले सकते हो, ठीक है। तो अब क्वेश्चन अराइज होता है, अगर आपको डेफिनेशन समझ में आया है तो आगे क्वेश्चन अराइज होता है कि भैया इसको सॉल्व करने के लिए तो आपने फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन यूज किया, तो अगर फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन यूज किया जा सकता है इसको सॉल्व करने के लिए, तो भाई साहब हमारे दिमाग में ये कचरा क्यों भर रहे हो आप? अगर इससे काम बन रहा है तो क्यों एडिशनल और उसको परम्यूटेशन बोल रहे हो, और फिर क्यों ये सारी चीजें कर रहे हो? तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का यूज करके आप एनपीआर के लिए फॉर्मूला बना सकते हो। जैसे अभी आपको सोचना पड़ा ना 5 4 3, अब सोचने की जरूरत नहीं है, जैसे आपके सामने ये आया तो आप इसके लिए फॉर्मूला बना सकते हो। कैसे, ये सोचना पड़ेगा, ठीक है, ये समझना पड़ेगा। तो कैसे का जवाब अभी हम लोग लेते हैं, चलिए कैसे का जवाब ढूंढेंगे। तो एनपीआर अगर मेरे पास है, एनपीआर का मतलब क्या, परम्यूटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स टेकन आर एट अ टाइम। तो इसका मतलब क्या होता है, एनपीआर का मतलब क्या होता है, हमें प्रूव करना है कि एनपीआर का वैल्यू क्या आता है। तो ये वैल्यू आता है n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 डाट 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 खूब मोटे डाट n माइनस r प्लस 1, ये इसका वैल्यू आता है। कैसे, देखिए हम लोगों ने जो अभी एग्जांपल देखा था उसमें क्या देखा, मेरे पास 5 ऑब्जेक्ट्स थे, उन 5 के 5 ऑब्जेक्ट्स को मुझे 5 लेटर्स थे, उनका 5 लेटर्स का यूज करके मुझे 5 लेटर वाला वर्ड बनाना था। इसको थोड़ा सा बाजू में रखते हैं। मेरे पास एक और एग्जांपल था, मेरे पास 5 लेटर्स थे, लेकिन 5 लेटर्स में से मुझे 3 लेटर्स को लेके 3 लेटर वर्ड बनाना था, तब मेरा 5p3 था। अब 5p3 का मतलब क्या, मेरे पास 3 जगह थी, आई हैव 3 डिफरेंट प्लेसेस एंड आई हैव टू फिल दिस प्लेसेस बाय 5 लेटर्स। 5 लेटर से मैं भरने जा रहा था। 5p3 का मतलब क्या था, मेरे पास 3 ब्लैंक स्पेसेस है और मैं इनको भर सकता हूं 5 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स से, 5 लेटर्स से, ये मतलब था। अब जब मैं एनपीआर लिख रहा हूं, 5p3 का मतलब क्या था, मेरे पास 3 स्पेसेस है और इनको मुझे 5 ऑब्जेक्ट से भरना है। तो कितने अलग अलग तरीके से भरे जा सकते हैं, मैं इसका मतलब समझ रहे हो आप। परम्यूटेशन ऑफ n ऑब्जेक्ट्स टेकन r एट ए टाइम, आप एक बार में r ऑब्जेक्ट के बारे में सोच सकते हो, और ये r ऑब्जेक्ट कहां से ले रहे हो, n से ले रहे हो। तो इसका मतलब क्या, अगर मुझे इसका वैल्यू ये निकालना है तो सबसे पहले मुझे इसके बारे में सोचना पड़ेगा दैट आई हैव r डिफरेंट प्लेसेस। मेरे पास कितने डिफरेंट प्लेस है, r डिफरेंट प्लेस है। सो दिस इज द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरीके से। अब हम लोगों ने उस एग्जांपल में क्या देखा था, 5p3 में मेरे पास 3 स्पेस है, ठीक है, और पहला स्पेस पहली जगह किससे भरी जाएगी, देयर आर 5 डिफरेंट वेज, क्योंकि आपके पास कितने लेटर्स थे, 5 लेटर्स थे, ठीक है ना। तो पहला जो आपके पास लेटर्स कौन से थे, EARTH, ये 5 लेटर्स थे। तो ये 5 जो लेटर्स है आपके पास, तो इन 5 लेटर्स को भरने, देखो आपको ये 3 जगह इन 5 लेटर्स से भरनी थी, तो देयर आर 5 डिफरेंट वेज टू फिल दिस स्पेस। 5 में से कोई भी एक लेटर यहां पर आ सकता था, 5, फिर एक लेटर यहां पर आ गया तो बचे कितने, 4, तो यहां पर आया 4, फिर एक 4 में से यहां पर आ गया तो बचे 3 लेटर्स, तो 3 लेटर्स में से एक यहां पर सेलेक्ट होगा। इस तरीके से हमने फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन यूज करके हमने लिख दिया कि कितने डिफरेंट 3 लेटर वर्ड्स फाइंड आउट किए जा सकते हैं। अब यहां पर क्या होगा, अब हम लोग इसी चीज का, ये तो
स्पेसिफिक एग्जांपल हुआ कि मेरे पास 5 लेटर्स है और उनमें से 3 मुझे लेने थे। लेकिन अब हम लोग जनरलाइजेशन करने जा रहे हैं, इसको हम किसी भी परम्यूटेशन के एग्जांपल के लिए यूज कर सकते हैं, ऐसा फॉर्मूला बनाने जा रहे हैं। सो वी हैव n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स एंड वी कैन टेक r एट अ टाइम एंड वी हैव टू अरेंज these n ऑब्जेक्ट्स टेकिंग r एट अ टाइम। ठीक है, तो पहला जो स्पेस है दैट विल बी फिल्ड इन n डिफरेंट वेज। देख रहे हो कितने ऑब्जेक्ट्स है आपके पास? 5। सो इसका r का मतलब होता है कि आपके पास r जगह है, r स्पेसेस है और इन r स्पेसेस में आपको n ऑब्जेक्ट्स को भरना है, तो कितने अलग अरेंजमेंट बना सकते हो। सो पहला जो जगह है दैट विल बी फिल्ड इन n डिफरेंट वेज। अब इन n ऑब्जेक्ट्स में से एक ऑब्जेक्ट यहां पर चला है तो बचे कितने? n-1 ऑब्जेक्ट्स। सो दिस स्पेस विल बी फिल्ड इन n-1 डिफरेंट वेज। अब n-1 में से एक यहां पर चला गया तो बचे कितने? इसमें से एक कम करना पड़ेगा, दैट इज n-2। फिर इस जगह पर n-3, इस जगह पर n-4। अब पोजीशन के साथ में इसका लिंक देखिए, दिस इज द फर्स्ट प्लेस, दिस इज द सेकंड, दिस इज द थर्ड, दिस इज द फोर्थ, दिस इज द फिफ्थ। तो फर्स्ट प्लेस है तो n है, सेकंड प्लेस है तो n-1 है, थर्ड प्लेस है तो n-2 है, फोर्थ प्लेस है तो n-3 है, फिफ्थ प्लेस है तो n-4 है। मतलब जितने नंबर की स्पेस है उससे एक से कम नंबर हम n में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ऐसे ही आपके पास ये कितने नंबर की है? दिस इज rth स्पेस, ये जगह rth है। ठीक है, तो इसके जगह पर क्या आएगा? इसकी जगह पर आएगा n माइनस, देखो जो भी है उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है। फोर्थ प्लेस है तो 4 - 1 दैट इज 3। तो rth प्लेस है तो n में से r - 1 सब्ट्रैक्ट होगा एंड दैट इज n माइनस, अगर ब्रैकेट खोलेंगे तो -r+1। ठीक है, तो अब क्या हुआ? फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन अप्लाई होगा और इन सबका मल्टीप्लिकेशन होगा तो आपको NPR का वैल्यू मिलेगा। वही कर रहे हैं जो यहां पर किया था, बस जनरलाइजेशन में वही दिक्कत है। लोग बच्चों को जनरलाइजेशन या फिर थियरम्स जैसी चीजें क्यों नहीं समझती? क्योंकि वो इसको पर्टिकुलर एग्जांपल के साथ रिलेट नहीं कर पाते। जब आप थियरम्स को या फिर इस तरीके के कॉन्सेप्ट को जिसको आपको जनरलाइज करना होता है, फॉर्मूला बनाना होता है, तो ऐसे चीजों को आप अगर पर्टिकुलर एग्जांपल के साथ में रिलेट करेंगे तो आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। अब हम लोगों ने यहाँ पर 5p3 का वैल्यू निकाला था जो आया था 5 × 4 × 3। और कैसे आया था? फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। पहले तो 3 जगह भरनी थी हमें 5 डिफरेंट ऑब्जेक्ट से, तो वो कितने अलग अलग तरीके से भरी जा सकती है वो देखा, और फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन अप्लाई किया तो आपको ये मिला। अब सिमिलर वे से हम यहाँ पर फंडामेंटल प्रिंसिपल अप्लाई यूज करेंगे तो आपको NPR का वैल्यू मिलेगा। तो हमें NPR का वैल्यू क्या मिल रहा है बेटा? इन सबका मल्टीप्लिकेशन करो, n × n - 1 × n-2, इस तरीके से लास्ट में क्या आएगा? n-r+1। तो यही तो हमें प्रूव करना था NPR का वैल्यू। लेकिन ये बड़ा ही बकवास टाइप का फॉर्मूला है, इसमें मजा नहीं है, और ये ध्यान में भी कैसे रखेंगे? और कैलकुलेशन में ये तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन ही तो है, तो इसका क्या यूज होगा? फिर कैलकुलेशन आसान कैसे बनेगी? ये तो वही का वही बड़ा वाला मल्टीप्लिकेशन दिख रहा है, तो ये ध्यान में रखने में भी फालतू है। तो मतलब रह सकता है ध्यान में, लेकिन क्या फैक्टोरियल नोटेशन का यूज करके इसमें कुछ और बढ़िया बनाया जा सकता है? तो बिल्कुल बनाया जा सकता है। और क्या बनाया जा सकता है? इसीलिए फैक्टोरियल नोटेशन हम लोग पहले पढ़े थे। ठीक है, तो चलिए अब मैं इसको हटा रहा हूं, आप लोग पॉज करके लिखेंगे। तो बेटा इसको हम लोग लिखेंगे फैक्टोरियल नोटेशन का यूज करके, देखो कैसे। मेरे पास NPR = है n × n - 1 × n-2 अप टू n-r+1। अब मुझे फैक्टोरियल नोटेशन का यूज करना है तो मैं इस मल्टीप्लिकेशन को 1 तक रन किए जाता हूं। तो मुझे किस किस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? n-r, इसके आगे का नंबर इससे 1 से कम होगा, तो n-r+1 में से अगर मैं 1 हटा देता हूं तो मुझे क्या मिलेगा? 1 हटा देता हूं तो n-r मिलेगा। ठीक है, इसी तरीके से इसमें से 1 हटा देता हूं तो मुझे मिलेगा n-r-1, इसमें से 1 हटा दूंगा तो n-r-2। ऐसे करते करते लास्ट में मैं कहां पहुंचूंगा? 3 × 2 × 1 की तरफ पहुंचूंगा। अब ये हमारा ओरिजिनल मल्टीप्लिकेशन कहां तक था? यहीं तक था। ओरिजिनल मल्टीप्लिकेशन यहां तक था, ये मैंने अपने मन से काम किया है एक्स्ट्रा वाला। ऐसे मैथमेटिक्स में जो एक्स्ट्रा काम होते हैं ये नहीं किए जा सकते। फिर मैंने कैसे किया? किए जा सकते हैं लेकिन ओरिजिनल वैल्यू चेंज ना करके, ये चुपचाप करने वाला काम होता है। जैसे आप इतने नंबर से इसको मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, तो ओरिजिनल को पता नहीं चलना चाहिए कि उसकी वैल्यू में चेंज।
क्योंकि इसको पता कब चलेगा, जब इसका ओरिजिनल जो वैल्यू है वो चेंज हो जाएगा। अब अगर मेरे को जरूरत है इसलिए मैंने इससे मल्टीप्लाई किया, तो फिर ऐसे नहीं होता मैथ्स में। आप अगर इससे मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इससे डिवाइड भी करो, ताकि बैलेंस बना रहेगा, जो ओरिजिनल वैल्यू था वो चेंज नहीं होगा। तो जिससे आपने मल्टीप्लाई किया उससे आप डिवाइड भी कर रहे हो, n माइनस आर इंटू एन माइनस आर माइनस वन इंटू एन माइनस आर माइनस टू, डाट डाट डाट, मतलब ये मल्टीप्लिकेशन है 3 2 1। अब आप इसको फैक्टोरियल के फॉर्म में सोच सकते हो क्या, देखो आप देखिए इसका शुरुआत कहां से हो रहा है, n से, और मल्टीप्लाई होते हुए नेचुरल नंबर सारे 1 तक, मतलब ऊपर वाला क्या बन गया, ऊपर वाला बन गया n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय नीचे वाला क्या बनेगा, n माइनस आर से स्टार्ट है और 1 तक मल्टीप्लिकेशन हुए जा रहा है, मतलब नीचे वाला बन गया n माइनस आर फैक्टोरियल। बेटा इसको खून में दौड़ना चाहिए ये फॉर्मूला, इतना इसको दिमाग में फिट करो कि हमारे नसों से बहना चाहिए। NPR मतलब n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। NPR का मतलब क्या होता है, परम्यूटेशन ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन r एट अ टाइम, और इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 n माइनस r फैक्टोरियल। जैसे यहां पर मुझे फाइंड आउट करना था 5p3, तो क्या लिखूंगा मैं, 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 माइनस 3 फैक्टोरियल, तो क्या मिलेगा, 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, दैट इज 5 into 4 into 3 into 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, दैट इज 120। इससे भी आगे जाके मैं बताता हूं, इस फॉर्मूले का भी यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती। जब आपको मान लीजिए फाइंड आउट करना है 10p3, तो ज्यादा कुछ नहीं करना है, 10 का मल्टीप्लिकेशन पीछे करते जाना है। यहाँ पर कितना दिया है नंबर 3, तो 3 टाइम्स 10 को पीछे लेके जाएंगे, दैट इज 10 9 8, बात खत्म हो गई। क्योंकि ये इस फॉर्मूले का यूज करेंगे तो अपने आप यही मिलने वाला है आपको आखिरी में। तो मतलब कैसे, देखो अगर फॉर्मूले का यूज करके इसको सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे, 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 10 माइनस 3 फैक्टोरियल, तो ये क्या बनेगा, 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 7 फैक्टोरियल। तो अब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 10 9 8 और बाद में 7 फैक्टोरियल तो कैंसिल होना ही है। तो बेसिकली ये फॉर्मूला आपको क्या देता है, ये आपको आइडिया देता है। जैसे मान लीजिए आपको 6p3 सॉल्व करना है, तो 6 को 3 मतलब 3 बार पीछे लेके जाओ, 6 5 4, बात खत्म, बाकी का कैंसिल हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आपको 10p4 निकालना है, तो 10 9 8 7, बस 4 बार पीछे चले गए 10 को पकड़ के, 1 2 3 4, यहाँ पर जो भी आंकड़ा दिया है उतने बार पीछे लेके जाना है, इस नंबर को मल्टीप्लाई करके। जैसे मान लीजिए 15p2 दिया है, तो इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, 15 into 14, बात खत्म। यहाँ पर 2 दिया है, 15 को 2 बार पीछे ले गए, 15 into 14। तो आगे से तो आपको NPR का कैलकुलेशन करना है, कैसे करेंगे, तो जैसे यहाँ पर 50p2 का किया है, 15 into 14, अगर यहाँ पर 3 होता तो 15 into 14 into 13 करते 3 बार, अगर यहाँ पर 4 होता तो into 12 करते 1 2 3 4, 4 बार पीछे जाना है। समझ में आई बात। तो ये तो ठीक है कि NPR इज इक्वल टू, हमने थ्योरम के हिसाब से n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल बेसिक फार्मूला फाइंड आउट किया, लेकिन कैलकुलेशन करते हो तो इसको भी यूज करने की जरूरत नहीं, आप सीधा सीधा ऐसा कैलकुलेशन किए जा सकते हो। ठीक है बेटा, तो ये था, आपने ये जो फाइंड आउट किया, तो ये NPR क्या था, यहाँ पर रिपीटिशन अलाउड नहीं है, मतलब आप नंबर्स का ऑब्जेक्ट्स का रिपीटिशन नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। इसीलिए ये जो हम लोगों ने फॉर्मूला डिराइव किया NPR का, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, सो दिस फॉर्मूला इज फॉर द नॉट रिपीटिशन, मतलब आप जब n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को आप अरेंज कर रहे हो टेकन r एट ए टाइम, तो जो आप इसके अंदर r एट ए टाइम ले रहे हो n में से ऑब्जेक्ट्स, तो आप इसको रिपीट नहीं कर सकते। मतलब जैसे अर्थ वाले एग्जांपल में था कि आपके पास 5 लेटर्स थे और 5 में से आप 3 ले रहे थे, तो 3 जगह थी आपके पास, तो इस जगह पर आप 5 में से एक ही लेटर यूज कर सकते हो। सो देयर आर 5 डिफरेंट वेज, लेकिन आप जब अगला बॉक्स भरने जा रहे थे तब आप 4 को ही कंसीडर कर रहे थे, क्योंकि एक यहाँ पर आ गया था। समझ रहे हो, इसका मतलब रिपीटिशन नहीं हो रहा था। अगर रिपीटिशन अलाउड रहता तो 5 में से एक यहाँ पर रखो, और रिपीटिशन अलाउड है तो फिर से 5 में से एक यहाँ पर रखो, तो इन 3 को लेके जो वर्ड बनाना है तो ट्रिपल ई भी बन जाता था, वर्ड ई वाला भी बन जाता था, ए ट्रिपल ए भी बन सकता था, ट्रिपल आर भी बन सकता था, ट्रिपल टी भी बन सकता था, ट्रिपल एच भी बन सकता था, मतलब ये सारे वर्ड्स बन सकते थे इससे, है ना। क्यों, क्योंकि इसके अंदर रिपीटिशन अलाउड है। लेकिन अगर रिपीटिशन अलाउड नहीं है तो एक एक जैसे जैसे स्पेस भरते जाएंगे तो एक एक ऑब्जेक्ट कम कम होता जाएगा। तो ये जो फॉर्मूला हम लोगों ने डिराइव किया है NPR का, सो इन दिस अरेंजमेंट रिपीटिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स इज नॉट अलाउड। ये जो n ऑब्जेक्ट्स आप ले रहे हो जिनका अरेंजमेंट आपको करना है, तो इनका रिपीटिशन अलाउड नहीं है, इस बात को अच्छे से ध्यान में रखेंगे। अब अगर रिपीटिशन होता है तो फिर क्या फॉर्मूला रहेगा NPR का,
ठीक है, तो इसके बारे में सोचते हैं। तो अगर रिपीटिशन अलाउड है, देखिए इसी एग्जांपल में देखेंगे, अगर मेरे पास NPR है तो अगर रिपीटिशन अलाउड है तो रिपीटिशन अलाउड है का मतलब क्या, देखो आपके पास तो R स्पेसेस है लेकिन आप भरेंगे हर बार NC, क्योंकि वी कैन फिल दिस स्पेस इन n डिफरेंट वेज। फिर यहां पर जो भी आप ऑब्जेक्ट रखो उसको यहां पर भी बैठने का हक है क्योंकि रिपीटिशन अलाउड है। समझ रहे हो बात को, इसलिए दिस स्पेस विल आल्सो बी फिल्ड इन n डिफरेंट वेज। फिर यहां पर जो दो ऑब्जेक्ट्स आए हैं तो उनको यहां पर भी आने का हक है। मतलब ऐसा है कि एक ही ऑब्जेक्ट हर जगह पर आ सकता है, ठीक है ना, इसको कहा जाता है रिपीटिशन इज अलाउड। जैसे वर्ड का आपने एग्जांपल देखा, वैसे ही डिजिट्स को लेके नंबर बनाने का है। जैसे मान लीजिए मेरे पास 5 4 3 2 1 ये 5 डिजिट है। अब इनको लेके आप कितने डिफरेंट डिजिट बना सकते हो। तो रिपीटिशन नॉट अलाउड एंड रिपीटिशन अलाउड। तो जब रिपीटिशन नॉट अलाउड है तब ये फॉर्मूला है, लेकिन जब रिपीटिशन अलाउड रहेगा तब क्या होगा। जैसे मान लीजिए इससे आपको 3 डिजिट वर्ड बनाना है, और 3 डिजिट वर्ड बनाना है मतलब 5 डिजिट्स में से 3 डिजिट्स आप ले सकते हो। दैट मींस वी हैव टू फाइंड 5v3। लेकिन 5v3 फाइंड आउट किया जा सकता है दो केसेस में। एक केस होगा कि रिपीटिशन अलाउड है और एक केस होगा रिपीटिशन नॉट अलाउड है। अब जब नॉट अलाउड है तब फॉर्मूला होगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल, क्योंकि जब रिपीटिशन अलाउड नहीं है तब आप देखो आपको 3 डिजिट वाला वो क्या बनाना है, नंबर बनाना है। तो इन 5 डिजिट्स में से कोई भी एक डिजिट यहां पर ले लो, उसके बारे में उनको कुछ नहीं कहना। सो देयर आर 5 डिफरेंट वेज टू फिल दिस स्पेस। लेकिन एक बार आपने कोई भी एक नंबर ले लिया तो फिर वो यहां पर रिपीट नहीं होगा अगर रिपीटिशन अलाउड नहीं है तो बाकी बचे 4 में से फिर अगला भरना पड़ेगा, दैट्स व्हाई इट इज अ 4। फिर बचे यहां पर एक आ जाएगा, फिर बचे 3, सो 3 में से ये भरना पड़ेगा। लेकिन अगर रिपीटिशन अलाउड है तो मान लीजिए आपने 5 में से एक यहां पर लिख दिया तो आप रिपीटिशन अलाउड हो, क्योंकि रिपीटिशन अलाउड है तो फिर से आप इस स्पेस को भरते समय 5 को भी ख्याल करेंगे। समझ में आई बात। तो ये इस तरीके से है ना। तो अगर रिपीटिशन अलाउड है तो क्या करते हैं आप, यहां पर भी 5, यहां पर भी 5, यहां पर भी 5, तो 5 × 5 × 5 125। क्योंकि रिपीटिशन अलाउड में फिर कौन कौन से नंबर आते हैं, 5 5 5 वाला आता, फिर 5 4 5 वाला भी आता, क्योंकि 2 बार रिपीट हो रहा है और 3 बार रिपीट होने वाले भी नंबर इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। लेकिन विदाउट रिपीटिशन में क्या होता, एक भी रिपीटिशन नहीं रहता। मतलब जब आप 3 डिजिट नंबर लिख रहे हो तो बिल्कुल 5 4 3 3 2 1 ऐसे ही आएंगे, इसके अंदर डिजिट रिपीट नहीं होंगे। तो नॉट रिपीटिशन एंड रिपीटिशन की बात अब समझ में आ रही होगी आपके। देखो ये जो भी मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, जब हम लोग एग्जांपल लेना स्टार्ट करेंगे तो और भी बहुत अच्छे तरीके से समझेगा। और मैं हर एग्जांपल में इन सारी चीजों की बात करता हूँ। मैं कंसेप्ट जब तक अच्छे से समझ में नहीं आते तो हर एग्जांपल में मैं कंसेप्ट की बात करते ही रहता हूँ। इस बात को ध्यान में रखना है। जब एक्सरसाइज स्टार्ट होगा तब मैं हर एग्जांपल में कंसेप्ट की बात करूंगा कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ठीक है। ऐसा एक भी एग्जांपल नहीं होगा कि हवा में उसका आंसर आ रहा है, ठीक है। आपको समझ में आना ही चाहिए, इस तरीके से बताया जाएगा। अब आप आगे देखिए कि हाँ, हमारा क्वेश्चन ये था कि आपके पास n ऑब्जेक्ट है और आप r एट ए टाइम ले सकते हो, लेकिन रिपीटिशन अलाउड है। सो फर्स्ट स्पेस अमंग r प्लेसेस, फर्स्ट प्लेस अमंग r प्लेसेस कैन बी फिल्ड इन n डिफरेंट वेज। लेकिन वो जो भी यहाँ पर आ रहा है उसको हक है कि वो दूसरी जगह पर आए, इसलिए दिस कैन आल्सो बी फिल्ड इन n डिफरेंट वे, दिस आल्सो फिल्ड इन n डिफरेंट वे। ऐसे आपके r के r भरे जा सकते हैं n डिफरेंट वे से। तो n अब फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन तो यहां पर भी आएगा। तो n का कितने टाइम्स मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, r टाइम्स मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। सो n into n into n into n r टाइम्स हो रहा है, इसका मतलब n रेज़ टू r। अगर n देखिए आपको तो पता है, अगर 3 का 5 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन है तो आप क्या लिखते हो, 3 रेज़ टू 5 लिखते हो ना। तो अगर n का r टाइम्स मल्टीप्लिकेशन आ रहा है तो n रेज़ टू r आएगा। सो अगर रिपीटिशन अलाउड है तो npr बन जाता है n रेज़ टू r, ठीक है। तो अगर रिपीटिशन अलाउड है तो npr बन जाता है n रेज़ टू r, और अगर रिपीटिशन अलाउड नहीं है तो npr बन जाता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है। चलिए अब कुछ नोट देखते हैं। अगर मान लीजिए इस फॉर्मूले के अंदर r की जगह आ जाता है n, तो आपको क्या मिलेगा, npr में अगर if n is equal to r, मतलब सबके सब ऑब्जेक्ट्स हमें लेने हैं। जैसे मैंने पहले एग्जांपल लिया था, अर्थ
के अंदर 5 लेटर्स है, तो 5 के 5 लेटर्स हमें लेने हैं और उससे कितने डिफरेंट वर्ड्स बनते हैं हमें बनाने, तो 5p5 बनेगा। दैट मीन्स np, n का मतलब क्या होता है, तो हम फॉर्मूला अगर लगाएंगे इफ n इज इक्वल टू r, तो npr का वैल्यू क्या होता है, सो npn बन जाएगा। तो अगर मुझे फॉर्मूला अप्लाई करना है तो n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस n फैक्टोरियल, तो क्या बनेगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 1 0, सो 0 फैक्टोरियल का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, सो दिस इज n फैक्टोरियल। तो जब भी npn दिखेगा तो आप सीधा सीधा n फैक्टोरियल कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो पहला था ये नोट। सेकंड नोट देखेंगे कि np1 का वैल्यू क्या होता है, np1 का मतलब क्या होता है, np1 का मतलब क्या होता है, आपके पास n ऑब्जेक्ट्स है लेकिन आपके पास एक ही जगह है भरने के लिए, तो आप क्या कर सकते हो उसके लिए, तो आपको अगर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 1 फैक्टोरियल, तो मतलब क्या होगा n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 1 फैक्टोरियल, तो ये कैंसिल हो जाएगा तो वैल्यू आएगा n। ये तो मतलब सिंपल सी बात है ना, आपके पास 5 वर्ड्स 5 लेटर्स है EARTH और आपको निकालना है 5p1, मतलब है कि आपके पास एक ही जगह है, तो कितने आप वर्ड्स बना सकते हो एक एक लेटर वाले, 5 ही बना पाएंगे। रिपीटेशन नॉट अलाउड, रिपीटेशन तो सवाल ही पैदा नहीं होता, एक ही जगह है आपके पास, ठीक है ना। अगर 5p0 np0 निकालना है, अगर मैं np0 निकालना चाहूंगा तो इसका मतलब क्या होता है, np0 का मतलब क्या होता है एक ही, क्योंकि स्पेस ही नहीं है, मतलब 5 लेटर का वर्ड ये एक ही बनेगा जो भी आपने लिखा हुआ है, क्योंकि आपके पास जगह ही नहीं है। अगर आप कैलकुलेट भी करेंगे तो n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 0 फैक्टोरियल, n माइनस r का वैल्यू ले लो, सो n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल व्हिच इज नथिंग बट 1, ठीक है। सो npn np1 np0 npr का वैल्यू आपको पता चल चुका है, ठीक है। तो इनको ध्यान में रखेंगे। अब एक और केस बनता है बेटा, कौन सा केस, चलिए एग्जांपल से सबसे पहले देखा जाए। केस ये बनता है कि जब भी आपको अरेंजमेंट करना है तब कभी कभी चीजों को एक साथ रखा जाता है। जैसे मान लीजिए कि 10 स्टूडेंट्स है एक क्लास के अंदर और उनका फेयरवेल होने वाला है, मतलब वो अभी स्कूल में नहीं आएंगे, लास्ट दिन है स्कूल का, अब उनको फोटो खींचनी है, ठीक है। तो 10 लोग आपके पास है जिनका आपको फोटो खींचना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो ये आपके पास 10 है, 10 जगह है, 10 जगहों पर 10 बच्चे बैठेंगे स्कूल के। अब इनको फोटोग्राफ खींचनी है और इनको हर अलग अलग अरेंजमेंट में मान लीजिए फोटो खींचनी है, लेकिन यहां पर 3 बच्चे ऐसे मौजूद है जो मन बना बैठे हैं कि भैया हम तीनों साथ में ही बैठेंगे चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, ठीक है ना। मतलब आप जो मर्जी अरेंजमेंट करना है करो, लेकिन हम तीनों को साथ में रख के करो। अब जब ऐसा सवाल पैदा होता है तब कितने डिफरेंट अरेंजमेंट बन सकते हैं इसके बारे में सोचना है आपको। तो देखिए 10 बच्चे थे, 10 में से 3 बच्चे ऐसे जो एक साथ अपने साथ ही बैठना चाहते हैं, तो आपको 1 2 3, तो ये 3 को एक ही कंसीडर करना पड़ेगा। ये जो 3 जगह थी ना, क्योंकि आपको इसको आपस में मतलब इनको इधर उधर नहीं ले जा सकते आप, आपको जो भी अरेंजमेंट करना है ये एक ही जगह बन गई अब 3 की, क्योंकि उन तीनों को आपको इसी जगह में रखना है और बाकियों की जगह आप बदल सकते हो। समझ रहे हो बात को, ठीक है ना। तो आपको इन 10 लोगों का अरेंजमेंट करना था, ठीक है। अब 10 लोगों का अरेंजमेंट आप आपकी मर्जी से करिए। जैसे मान लीजिए आपको 10p5, अभी तो हम 10p10 की बात करते हैं, ठीक है, लेकिन 3 लोग एक जगह पर आने वाले। तो बेसिकली ये बनता कैसे है, तो आपके पास कितने स्पेसेस बचे रहेंगे, सो 1 2 3 4, ये पूरा बन जाएगा 5 6 7 8। पहले आपके पास 10 जगह थी, लेकिन अब आपके पास कितनी जगह बची, सिर्फ 8। समझ आई बात, मतलब आपने कैसे किया इसको आप लोग ऐसे कर सकते हो, पहले पूरी 10 जगह थी लेकिन 3 लोगों ने एक साथ बैठने के बारे में सोचना, इसलिए उन तीनों को हमने कैंसिल किया और फिर एक ऐड कर दिया। कैसे, देखिए 10 में से 3 लोग एक ही जगह बैठना चाहते हैं तो 3 को पहले हटा ही दो, तो 10 में से 3 के 7 बचे, लेकिन वो 3 को मिला के एक जगह है, क्योंकि आप इन 3 को उठा के यहां रख सकते हो, इधर वाला यहां
समझ रहे हो बात को? अरेंजमेंट ऐसे तो होता है ना, आप इस तिगड़ी को उठा के स्टार्ट में रख दो और बाकियों का अरेंजमेंट। अब ये सीन कैसे बनेगा, ये परम्यूटेशन कैसे होगा, कितने डिफरेंट अरेंजमेंट्स बनेंगे, इसके बारे में सोचना है। तो देखिए सबसे पहले तो अब आपके पास कितनी जगह बची है, 8 जगह आई है आपके पास, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आपके पास बच्चे कितने थे, 10 बच्चे थे, ठीक है, और 10 में से 3 को आपने एक ही मान लिया है, ठीक है, तो वो क्या बन गए 8, मतलब 10p8 वाला अरेंजमेंट बनेगा। 10 बच्चे हैं 8 जगह पर रख रहे हैं, सो 10p8 डिफरेंट अरेंजमेंट्स बन सकते हैं, ये हमने देखे। इनटू ये तीनों आपस में जगह बदल सकते हैं, लेकिन क्योंकि उनका कंडीशन क्या था, हम तीनों साथ में बैठेंगे, तीनों साथ में बैठेंगे तो तीनों के बीच में कोई नहीं आ सकता, लेकिन तीनों तो एक साथ अरेंजमेंट कर सकते हैं ना। मतलब 3 लोग और 3 स्पेसेस है, तो आपस में उनके अरेंजमेंट कितने होंगे, तो उनके होंगे 3p3। समझ रहे हो बात को? 3 लोग आपस में 3p3 का अरेंजमेंट कर सकते हैं। तो 3p3 का मतलब क्या होता है, npn का मतलब क्या होता है, npn का मतलब क्या होता है, n फैक्टोरियल, सो 3p3। तो इसको अगर कैलकुलेट करेंगे आप लोग, अब इसका कैलकुलेशन तो आपको मतलब 10 को 8 तक पीछे लेके जाना है, ठीक है ना। तो इस और ये 3 फैक्टोरियल 3p3 का मतलब क्या होता है, 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 माइनस 3 मतलब 3 फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये इस तरीके से कैलकुलेशन होगा। तो बताने में क्या चाहता हूं मैं आपको कि एक केस ऐसे आ सकता है अरेंजमेंट में कि कुछ लोगों को आपको साथ में रखना है, तो ऐसे सिचुएशन में जनरलाइजेशन में क्या होता है, जनरलाइजेशन में वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास n है, npr है, सो n ऑब्जेक्ट्स का परम्यूटेशन ऑफ n ऑब्जेक्ट्स टेकन r एट ए टाइम है, लेकिन r में से कुछ m ऐसे लोग हैं जो एक साथ रहना चाहते हैं, तो आप ये अरेंजमेंट कैसे करेंगे। तो वो अरेंजमेंट ऐसे होगा, देखिए पहले आपके पास कितने स्पेसेस थे, m थे, है ना। तो आप क्या करते हो फिर, जितने भी अब यहाँ पर npr का मतलब क्या होता है, आपके पास r प्लेस है, r स्पेसेस है, ठीक है। तो आप r में से उन m को हटा देते हो, जैसे हमने 10 में से 3 को हटा दिया और फिर 1 ऐड कर देते हो उन सबका एक मिला के, m लोगों का एक है ना स्पेस। तो आप क्या करेंगे, r में से m सब्ट्रैक्ट करेंगे और 1 ऐड करेंगे तो बन जाएगा, और इसका फैक्टोरियल लेंगे r माइनस m प्लस 1 फैक्टोरियल, ठीक है ना। जैसे कि ये क्या बन गया था, 8 बन गया था, तो 10p8 आपने किया, ठीक है। सो और ये 10p8 आपने किया, तो आपका ये बन जाएगा एक सेकेंड, तो हाँ ये यहाँ पर 10p8 नहीं आएगा, यहाँ पर 8 फैक्टोरियल आएगा। क्यों? क्योंकि अभी आपके पास सिर्फ 8 ही स्पेसेस बचे हैं, पहले आपके पास 10 थे, इसलिए अब आपका 8 अब जो वो 3 लोग थे, 3 बच्चे थे, वो एक ही बन गए थे, क्योंकि उनके बीच में कोई नहीं जा सकता, इसलिए उनका जो अरेंजमेंट होगा दैट विल बी 8 फैक्टोरियल होगा, ठीक है ना। तो उस हिसाब से r में से आप m जो साथ में रहने वाले उनको हटा दिया और वो सब मिला के एक है तो एक ऐड कर दिया, 1 ऐड कर दिया, तो आपका ये इतने डिफरेंट अरेंजमेंट बनेंगे। और इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे किससे, ये जो m लोग है तो ये आपस में m टाइम्स अरेंज हो सकते हैं, दैट इज m फैक्टोरियल। यहाँ पर ये 3 फैक्टोरियल आया था ना। तो जब आपको जनरल में ये वाला एग्जांपल सॉल्व करना है कि जिसके अंदर m ऑब्जेक्ट्स है जो एक साथ रहना चाहते हैं, तब ऐसे सिचुएशन में आपका फॉर्मूला रहेगा m फैक्टोरियल इनटू r माइनस m प्लस 1 फैक्टोरियल, ठीक है बेटा। तो दिस इज व्हाट ऑल अबाउट परम्यूटेशंस। जब आप NPR का मतलब होता है कि परम्यूटेशन ऑफ n ऑब्जेक्ट्स टेकन r एट टाइम, रिपीटेशन नॉट अलाउड है तब फॉर्मूला ये है, और जब रिपीटेशन अलाउड है तब फॉर्मूला n रेज़ टू r है। तो बस इन दो बातों को ध्यान में रखना, और ये केस मैं आपको बताऊंगा जब एग्जांपल सॉल्व करूंगा, ठीक है। तो अभी टाइम खत्म हो रहा है तो मुझे रुकना पड़ेगा, लेकिन मैं आपको बताते चलूं कि मैंने
नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है हमारी परम्यूटेशन की, दैट इज थर्ड एक्सरसाइज विच इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन दिस परम्यूटेशन कॉन्सेप्ट जो अभी हमने देखे हैं। तो ये हम लोग अभी सॉल्व कर सकते हैं, उसके लिए जो भी ज़रूरत है वो हम लोगों ने क्लियर कर ली है। तो ये लेक्चर इंपॉर्टेंट है, जितनी बार देखना है देख लो, अगर नहीं समझता है तो कॉल करके पूछ सकते हो, ठीक है, अगर आपको कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत है तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में। हम लोग अभी सीधा एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे और जितना भी हम लोगों ने आज थ्योरी पार्ट देखा वो एग्जाम्पल के थ्रू उसको विजुलाइज करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, और एग्जाम्पल से आपको और भी अच्छे तरीके से समझेगा, ये मेरा दावा है। मिलते हैं, गुड डे।